गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्चना साबड़े टिम्बुरनाका एमपीएस सेकेंडरी स्कूल से हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह और लिंग। तो विराम चिन्ह मतलब क्या? विराम इस शब्द का अर्थ होता है रुकना। जब हम अपने भावों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं, तब एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर हम रुकते हैं और यह रुकना ही विराम कहलाता है। मतलब जैसे हम बोलते हैं, बोलते समय हम एक साथ एक वाक्य ऐसे बोलते नहीं, थोड़ा थोड़ा रुकते हैं एक एक शब्द के बाद या फिर एक वाक्य के बाद हम रुकते हैं। तो ये जो हम बोलते समय जैसे हम रुकते हैं, वैसे ही लिखित स्वरूप में हमारे भाव, भाषा के भाव व्यक्त करने के लिए शब्द के बाद या फिर वाक्य बाद थोड़ा सा रुकना होता है, रुकना पड़ता है। और ये रुकना हम किसी चिन्हों के द्वारा दर्शाते हैं। तो उसी चिन्हों को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं, जो हमारे भाव या फिर भाषा के भाव प्रकट करने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ता है, और वही रुकना किसी चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है और उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अभी विराम चिन्हों के कई प्रकार हैं। अल्प विराम है, वृद्ध विराम है, पूर्ण विराम है, उपविराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, कोष्टक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, अवतरण या फिर उसको ही उद्धरण चिन्ह कहते हैं, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लोप चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, विस्मरण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। इतने सारे टाइप्स हैं चिन्हों को दर्शाने के लिए। तो उसमें से हम एक एक देखते हैं। अल्प विराम, जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़ता है, वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम लगाया जाता है, कॉमा लगाया जाता है। उदाहरण, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। अभी राम, उसके बाद अल्प विराम लगाया है, सीता, उसके बाद अल्प विराम, और लक्ष्मण मतलब जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़ता है, थोड़ा सा रुकना पड़ता है। राम, सीता, लक्ष्मण, ऐसा थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ता है, वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। दूसरा है, मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीजें देखी थी। अभी इस वाक्य में पहाड़, उसके बाद अल्प विराम है, झरने, उसके बाद अल्प विराम है, नदी, खेत, ऐसे मतलब एक शब्द के बाद हमें क्या थोड़ा सा रुकना पड़ता है, अल्प विराम कहते हैं। अभी विराम मतलब का उपयोग किया जाता है जहाँ अल्प विराम की आवश्यकता अधिक होता है, विराम का उपयोग किया जाता है। सूर्यास्त हो गया, जहाँ पे हमने अल्प विराम देखा था, एक शब्द के बाद रुकते, थोड़ा सा रुकते हैं। राम, सीता, थोड़ा से थोड़ा सा रुकना है। सूर्यास्त हो गया, लाले मान लिया, मतलब अभी वहां पे अर्ध विराम दिया है। सूर्योदय
जहाँ थोड़ी जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा रुकना पड़ता है अर्थात एक शब्द के बाद या फिर वस्तुओं को दर्शाने के लिए, किसी शब्द को या फिर किसी एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए ये अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ऐसे जो शब्द होते हैं कुछ शब्दों के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रुकना पड़ता है, वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीजें देखी थी। पहाड़ के बाद अल्प विराम, झरने उसके बाद अल्प विराम, नदी, यानी कि दो शब्दों को अलग अलग दर्शाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, या फिर दो वस्तुओं को अलग अलग दर्शाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अर्ध विराम, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना पड़ता है, कुछ देर अधिक रुकना पड़ता है, वहां अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालीमा ने ले लिया। सूर्यास्त हो गया और फिर थोड़ा सा और रुकना पड़ता है और वहां पे अर्ध विराम का प्रयोग किया करते हैं। सूर्यास्त हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। सूर्यास्त हो गया और फिर वहां पे अर्ध विराम। सूर्यास्त हो गया और चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गया। फिर सूर्यास्त हो गया उसके बाद अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं, मतलब थोड़ा सा रुकना पड़ता है एक वाक्य के बाद। पूर्ण विराम, जब भी वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। राम खाना खाता है, वाक्य पूर्ण हो गया, पूर्ण विराम लगाते हैं यानी कि फुल स्टॉप लगाते हैं। मोहन स्कूल जाता है, फिर पूर्ण विराम। राम दो राम का दोस्त मोहन है और फिर पूर्ण विराम। मैंने अपना काम पूरा कर लिया और फिर पूर्ण विराम लगाते हैं। वाक्य खत्म होने के बाद जो चिन्ह लगाया जाता है वो है पूर्ण विराम। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का उपयोग किया करते हैं। उसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है, अर्थात उसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। हाय, आह, छी, अरे, शाबाश, ऐसे जो शब्द है उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाय और फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह, वह मर गया। आह, कितना सुहावना मौसम है, आह। तो आह उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, वाह। फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह, कितना सुंदर वृक्ष है। ऐसे प्रश्न चिन्ह, वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका प्रयोग तभी किया जाता है जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। उस वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। वह क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, प्रश्न पूछा है और इसके लिए वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह दिया है, क्वेश्चन मार्क। ताजमहल किसने बनवाया, किसने, क्वेश्चन पूछा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पे लगाया है वाक्य के अंत में। जिस वाक्य में क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किस लिए ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग किया जाता है, उस वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का उपप्रयोग किया जाता है। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ, तुम दिल्ली से कब आए, ऐसे जो प्रश्न होते हैं उसके बाद प्रश्न चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अवतरण चिन्ह या फिर उदाहरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह कभी लगाया जाता है किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दुहेरी अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुलसीदास ने सत्य कहा है, अभी तुलसीदास जी ने सत्य कहा है, क्या सत्य कहा है, उनका वाक्य जैसे के तैसे दर्शाने के लिए दुहेरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा है, पराधीन सपहनी हो सुख नाही, ये उन्होंने बोला है, तो उस वाक्य को डबल अवतरण चिन्ह सॉरी दुहेरी अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया है, वहां पे लगाया है। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है जीवन विश्व की संपत्ति है, जीवन विश्व की संपत्ति, ये उन्होंने कहा है, तो इस वाक्य के ऊपर
अवतरण दुहेरी अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया है। राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। तो राम ने क्या कहा है, फिर उस वाक्य को डबल इन्वर्टेड कॉमा से किया है। किसी शब्द को दर्शाना है तो उसको सिंगल यानी कि एकेरी अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर लाघव चिन्ह, किसी बड़े प्रसिद्ध शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए इस लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर के लिए डॉ, पंडित के लिए पन, इंजीनियर के लिए इंजी, फिर उत्तर प्रदेश के लिए ऊ, राघव चिन्ह और पर प्र। उसके बाद लाघव चिन्ह। लोप चिन्ह, जब वाक्य या फिर अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। राम ने मोहन को गाली दी। फिर लोप चिन्ह, मैं सामान उठा दूंगा पर, फिर लोप चिन्ह का उपयोग किया जाता है। कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो मतलब थोड़ा सा छोड़ना है तो पदलोप चिन्ह का उपयोग करते हैं। मैं घर अवश्य चलूंगा पर तुम्हारे साथ, पर थोड़ा सा अंश छोड़ के फिर दूसरा होता है, इसके लिए पदलोप चिन्ह का उपयोग करते हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, रिपीट रिपीट वही आता है तभी उसको पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अंश को दोबारा लिखने के लिए उससे बचने के लिए इस पुनरुक्ति सूचक का प्रयोग किया जाता है। रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है और फिर रमेश, यही अगर लिखना है तो यहाँ पे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। रमेश के पिता एक किसान है। बार बार वो शब्द लिखने या फिर लिखने से पुनरुक्ति सूचक इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक यानी कि किसी शब्द अथवा गणित के अंकों के मध्य की तुल्यता या फिर समानता बराबरी दर्शाने के लिए तुल्यता सूचक का प्रयोग किया जाता है। अशिक्षित, तुल्यता सूचक मतलब अशिक्षित, उसका ही मतलब अनपढ़ है यानी कि सेम सेम है, तो तुल्यता दर्शाई, इसके लिए तुल्यता सूचक दर्शाया जाता है। तो अभी सब इसका समरी हम देखते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है। अल्प विराम, उसका चिन्ह मतलब कॉमा, उसको कभी उसका लक्षण क्या है, वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना होता है तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में ज्वार, गेहूं, बाजरा आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती है। भारत में ज्वार, गेहूं, बाजरा आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती है। फिर ज्वार के बाद अल्प विराम, गेहूं के बाद अल्प विराम, बाजरा के बाद अल्प विराम दर्शा है। अर्ध विराम, अल्प विराम से ज्यादा रुकना हो तभी अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। कोरोना के कारण व्यवसाय बंद है, हाहाकार मच रहा है, थोड़ा सा अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना हो तभी अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम कभी उसका प्रयोग करते हैं, वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। गुरुजी कक्षा में आ गए, वाक्य पूरा हो गया और फिर पूर्ण विराम का प्रयोग किया। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह का उपयोग कभी करते हैं, वाक्य में जहाँ सवाल पूछा जाता है तब प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, नाम क्या है, क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है, सवाल पूछा है, तो उस वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह कभी वाक्य मानवीय भाव प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। मतलब बहुत ज्यादा खुशी हो गई, बहुत ज्यादा दुख हो गया, कुछ आश्चर्य देखा, घृणा आ गई, तभी हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं उसके बाद ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया करते हैं। बाप रे, कितना बड़ा सांप है, बाप रे, बाप रे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, एक ही जाति के शब्दों को जोड़ने के लिए इस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाथी धीरे धीरे चलता है, उसके बाद धीरे धीरे के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। माँ बाप, माँ और बाप, उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दो शब्दों को जोड़ने के लिए। माँ बाप, हम ऐसे बोलते हैं मेरे माँ बाप, तो माँ और बाप दोनों के बीच में ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। भाई भाई, तो भाई भाई इस शब्द में भी क्या किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
एकहरा अवतरण चिन्ह। एकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग विशेष शब्द को प्रकट करने के लिए एकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग एक शब्द को प्रकट करने के लिए किया जाता है। वे काठमांडू के मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर गए। पशुपतिनाथ ये जो है उस शब्द को क्या करना है, वो प्रकट करना है। विशेष शब्द है पशुपतिनाथ। इस मंदिर में वो गए थे, तो पशुपतिनाथ को क्या किया है, एकहरा अवतरण चिन्ह दिया है। दुहेरी अवतरण चिन्ह मतलब मुंह में से पड़े वाक्य को जैसे कि तैसे लिखने के लिए ये दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मोहन ने कहा आराम हराम है। मोहन ने जो भी बोला है वो वैसे के तैसे लिखने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी कि दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करना होता है। अभी ये जो विराम चिन्हों का प्रयोग ये जो है वो भाषा अध्ययन में चौथा प्रश्न मतलब भाषा अध्ययन का उसमें से 8वां सब क्वेश्चन जो होता है निम्न उसमें विराम चिन्हों के ऊपर क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। ऐसे क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 4 उसका सब क्वेश्चन 8वां। निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। 1 अंक के लिए होता है भैया। ऐसे क्वेश्चन आएगा और उसको आपको सही करके लिखना है। ओके, ऐसे भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। तो भैया के बाद कॉमा, पेड़े खिलाओ, फिर अल्प विराम, दवा गिरना शुभ होता है और पूर्ण विराम। मैंने कहराते हुए पूछा मैं कहाँ हूँ। मैंने कहराते हुआ पूछा कॉमा और फिर मैंने क्या बोला, मैं कहाँ हूँ। तो उसके बाद दुहेरी अवतरण चिन्ह और फिर क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह क्यों, क्योंकि मैंने सवाल पूछा है, इसके लिए प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करना है। नहीं, कोई आदर्श नहीं। नहीं उसके बाद अल्प विराम, कोई आदर्श नहीं, फिर वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण विराम। वाह आपने तो कमाल कर दिया, वाह। तो उसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह आएगा। आपने तो कमाल कर दिया, है ना। हम ऐसे बोलते हैं वाह आपने तो कमाल किया। तो वाह के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह का उपयोग करना है। आपने तो कमाल कर दिया, वाक्य पूरा हो गया और फिर पूर्ण विराम लगाना है। विराम चिन्ह रहित एक वाक्य आपको दिया जाएगा, रहित यानी कि विराम चिन्ह, उसमें विराम चिन्ह नहीं दिया जाएगा और उसमें आपको 2 उचित विराम चिन्ह लगाने होंगे और आपको उसके लिए 1 मार्क मिलने वाला है, कुल 1 अंक मिलने वाला है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है लिंग। लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्द से हमें यह ज्ञात होता है कि वह शब्द पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे कि मछली पानी में रहती है, किसान खेत में हल चला रहा है, तो मछली ये इस शब्द से हमें ज्ञात होता है कि ये स्त्री जाति से है या फिर पुरुष जाति से। किसान ये स्त्री जाति से है या फिर पुरुष जाति से है। मछली ये स्त्री जाति से है तो स्त्रीलिंग होगा। किसान पुरुष जाति का है तो ये पुल्लिंग होगा। तो लिंग के 2 प्रकार है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग मतलब क्या, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण चूहा, लड़का, माली, घोड़ा, शेर, लेखक, बच्चा एक्सेट्रा आदि।
मतलब पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द। चूहा ये पुरुष जाति से आता है, तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग मतलब क्या? तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। चूहिया, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, पुल्लिंग में चूहा ये पुल्लिंग है, तो चूहिया ये क्या है? स्त्रीलिंग है। लड़की स्त्रीलिंग है। मालिन स्त्रीलिंग। घोड़ी स्त्रीलिंग। शेरनी स्त्रीलिंग। लेखिका स्त्रीलिंग। और बच्ची स्त्रीलिंग। ऐसे और भी होते हैं। अभी पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाए? तो जिन शब्द के अंत में आ, आओ, पा, न, आर, आय ऐसे कुछ शब्द आते हैं, उससे हम पहचान सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। आ आता है, आ प्रत्यय लगता है, तो ताला आ। लोटा, मोटा, कमरा। या फिर सिंपल से हम अपने आप को क्वेश्चन पूछना है, वो स्त्री से आता है या फिर मतलब वो सी है या फिर ता है, करती है या फिर करता है, ऐसे आता है तो ता अगर आता है तो वो पुल्लिंग होता है, सी आती है तो वो स्त्रीलिंग होता है। आव आता है शब्द के लास्ट में, आव मतलब लगाव, बहाव, ऐसे जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। आर शब्द के लास्ट में, अंत में आर अगर आता है तो सुनार, विकार, अगर आ आता है तो अध्याय, समुदाय, आस यानी कि उल्लास, विकार। तो ये जो शब्द होते हैं ये सब पुल्लिंग होते हैं। अक यानी कि पाठक, गायक, अध्यापक, अक गायक, अध्यापक, ऐसे जो शब्द आते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि कुछ पहाड़, कुछ महीने और कुछ दिनों, तारों और पर्वतों के भी नाम पुल्लिंग होते हैं। पहाड़ में से हिमालय पहाड़ है, हिमालय है, कैलाश, ऐसे जो पहाड़ है उनके नाम पुल्लिंग होते हैं। दिन होता है तो सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है। कौन सा वार था? कौन सा? तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे। महीना चैत्र, आषाढ़, ज्येष्ठ। ग्रह वो सूर्य है। सूर्य कैसा दिखता है, कितना तेज होता है, तो ये क्या है? पुल्लिंग में आता है। पेड़, पीपल का पेड़, बड़, जामुन। सागर अगर होते, अरब सागर है, हिंदी सागर है, रत्न अगर हो तो हीरा है, सोना। तो ये सब पुल्लिंग है। जिन शब्दों के अंत में खाना, दान, एरा, वाला ऐसे भी शब्द आते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। कि जैसे खाना अगर आता है तो जेल खाना, हाथी खाना, तो ये पुल्लिंग है। दवा खाना, तो ये भी पुल्लिंग है। दान, रोशनदान, फूलदान, टिकदान, ये भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। एरा आता है तो चचेरा, ममेरा, फुफेरा। वाला अगर आते हैं तो दूध वाला, फल वाला, सब्जी वाला, ऐसे जो शब्द होते हैं ये भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि चीता, तोता, खटमल, कौवा, सारस, भालू, बाज, खरगोश आदि जो शब्द होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। उसके बाद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करोगे? जैसे कि हमने पुल्लिंग में देखा से भी स्त्रीलिंग में जिन शब्दों के अंत में आहट आता है, ता, इका, आई, अवट, ईमा, आ, श्री ऐसे शब्द आते हैं, उनको स्त्रीलिंग कहते हैं। आहट मुस्कुराहट, उसकी मुस्कुराहट, उसकी, है ना, मुस्कुराहट। तो ये क्या हो गई? स्त्रीलिंग। घबराहट, मुझे बहुत सी घबराहट हो रही है, तो घबराहट ये भी क्या है? स्त्रीलिंग। ता, सुंदरता, कैसी है? बहुत सुंदरता से किया है। लघुता, ईका नायिका और गायिका ये शब्द है वो स्त्रीलिंग है। आई, बुराई, खटाई, मलाई, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद आवट मतलब बनावट, सजावट, सज कैसे की है मेरी सजावट, कैसे की है मेरी सजावट, कैसे है यानी फिर मैंने की हुई सजावट कैसी है, तो वहां पे स्त्रीलिंग आता है। ईमा, कालीमा, महिमा, लालिमा, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग से आते हैं। आस, मिठास, भड़ास,
री, कबूतरी, मठरी, ऐसे जो शब्द होते हैं ये सब स्त्रीलिंग से होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि चील, मछली, लोमड़ी, तितली, कोयल, मक्खी। उनके पुल्लिंग शब्द नहीं होते हैं, वो सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे कि चील, मछली, लोमड़ी, तितली, कोयल, मक्खी आदि। कुछ स्त्रीलिंग शब्द समय भी होता है, सुबह, रात, दोपहर, शाम, ये भी शब्द होते हैं। तिथि अगर देखा जाए तो एकादशी, अमावस्या, कुछ नदियों के नाम होते हैं, यमुना, जमुना, गंगा, सारे नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा भी होते हैं, जैसे कि हमारी हिंदी, संस्कृत, तमिल, ये भाषा भी स्त्रीलिंग होती है। लिपि अगर देखा जाए तो लिपि में देवनागरी, वो भी स्त्रीलिंग है, रोमन स्त्रीलिंग। रत्न में अगर देखा जाए तो चांदी, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग। हिंदी में कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। राष्ट्रपति पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। पत्रकार, वो भी पुल्लिंग भी हो सकता है या स्त्रीलिंग, यानी कि कुछ शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से है, तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, पत्रकार है, फोटोग्राफर है, चित्रकार है। ऐसे शब्द वो पुल्लिंग भी होते हैं और स्त्रीलिंग भी, यानी कि दोनों रूप में प्रकट किए जाते हैं। ऐसे शब्द कौन से, चील, मछली, लोमड़ी, तितली, कोयल, मक्खी, ये खाली स्त्रीलिंग ही होते हैं। और जैसे कि पुल्लिंग में कुछ शब्द कौन से जो खाली पुल्लिंग ही होते हैं, वो कौन से है, चीता, तोता, खटमल, कौवा, सारस, भालू, बाज और खरगोश, ये जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग ही होते हैं, इससे स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बच्चों, ये जो लिंग के ऊपर जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो भाषा अध्ययन, सॉरी, प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 में शब्द संपदा ऐसे एक रहता है, उस शब्द संपदा में आपको लिंग के ऊपर कुछ सवाल पूछा जा सकता है। तो सवाल किस तरह पूछे जा सकते हैं, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। एक तो लिंग पहचानने के लिए आ सकता है, या फिर निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। लिंग बदल कर लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो लिंग पहचान कर लिखिए, यानी कि वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, वो पहचान कर आपको लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। उदर, उसका उदर, मेरा उदर, उदर यानी कि पेट, तो वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है। शाल, हम ऐसे नहीं बोलते हैं मेरा शाल, ऐसे नहीं बोलते मेरी शाल, तो शाल ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। अभी यहाँ पे लिंग बदल के लिखना है, अगर स्त्रीलिंग है तो उसको हमें पुल्लिंग में लिखना है, अगर पुल्लिंग है तो उसको बदलकर हमें स्त्रीलिंग लिखना है। गाय, ये स्त्रीलिंग है, उसका हमें पुल्लिंग लिखना है तो वो होगा बैल। बेटी दिया है तो बेटी, ये स्त्रीलिंग है, उसका लिंग बदलकर यानी कि हमें पुल्लिंग करना है तो होगा बेटा। ठीक है। मतलब दो दो तरह से लिंग के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। लिंग पहचान कर लिखिए या फिर लिंग बदल कर लिखिए। हर्षला मैम, हर्षला मैम, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए उधर। या फिर दूसरा सवाल पूछा जा सकता है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह के ऊपर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसमें भी क्या किया जाएगा, आपको ऐसे वाक्य दिया जाएगा कि उसमें विराम चिन्ह नहीं दिया जाएगा, या फिर एक आधा दिया जाएगा और बाकी के विराम चिन्ह आपको लगाने होते हैं। आपको उचित दो विराम चिन्ह लगाने होते हैं, क्योंकि एक अंक लिए है। तो आपने अगर अच्छे से सही दो विराम चिन्ह लगाए तो आपको वो मार्क्स मिल जाएंगे। आई थिंक हमने वो समरी भी देखी थी, विराम चिन्ह कौन कौन से है, क्या कैसे है। मोस्टली ये 8 विराम चिन्ह आते हैं। ये 8 विराम चिन्ह का आपको प्रयोग करना होता है। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, इकारा चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह। अल्प विराम कभी थोड़ा सा रुकना पड़ता है तभी, अर्ध विराम अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना पड़ता है तभी, पूर्ण विराम वाक्य पूरा होने के बाद, प्रश्न चिन्ह वाक्य में जहाँ सवाल पूछा जाता है तभी, विस्मयादि बोधक चिन्ह जहाँ पे मानवीय भाव प्रकट करते हैं तभी, योजक चिन्ह एक ही जाति के दो शब्द को जोड़ने के लिए, एक हरा चिन्ह विशेष शब्द को प्रकट करने के लिए, और दोहरा अवतरण चिन्ह मुंह से निकले हुए कुछ वाक्यों को जैसे के तैसे लिखने के लिए दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और फिर लिंग में क्या है, दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। हिंदी में दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए, या फिर निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। ये आपको स्वाध्याय है। नीचे दी गई संज्ञा के पुल्लिंग रूप लिखिए और नीचे दी गई संज्ञाओं के स्त्रीलिंग रूप लिखो। ठीक है, ये आपको स्वाध्याय है, आपका आज का स्वाध्याय है। ओके, किसी को कुछ डाउट है? ओके, समृद्धि। यस समृद्धि। समृद्धि। सानू मिश्रा। सानू मिश्रा। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। बच्चों, विराम चिन्ह वो भी बहुत इजी है। आपको जो 8 लास्ट में मैंने बताए थे उनका प्रयोग करके आपको कोई भी उचित विराम चिन्ह जहां जहां पे सही है वहां पे आपको विराम चिन्ह लगा के उसका प्रयोग करके वाक्य पूरा करना है। जहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम होता है। अगर सवाल होता है तो प्रश्न चिन्ह होता है, अदरवाइज पूर्ण विराम होता है। फिर कॉमा दो शब्द के बीच या फिर इसमें कॉमा होता है। लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दो ही प्रकार होते हैं, तो स्त्रीलिंग होता है या फिर पुल्लिंग होता है। अगर हमने कुछ विशेषण होता है या फिर उसको अगर सवाल पूछता है तो क्या करता है उसका शब्द, अगर शाल है तो शाल हम पहनते हैं, मेरी शाल ऐसे बोलते हैं, मेरा शाल ऐसे बोलते नहीं है। तो मेरी ये क्या है, स्त्रीलिंग हो गया। और मेरा उदर, मेरा पेट, मेरा होता है, मेरी पेट नहीं होता है, तो मेरा पेट ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो ऐसे आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसे उसको पहचानना है। हर्षला मैम। समृद्धि।
यस मैम। हाँ बोलो बेटा, कुछ डाउट है तुझे? हेलो समृद्धि। ओके समृद्धि, तेरी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करो अपने सेल को, माइक अनम्यूट करो। ओके, जैनाब शेख। नो मैम, आई डोंट हैव अ डाउट। ओके ओके, तूने हैंड रेज किया था ना, इसके लिए पूछा। जैनाब। हेलो। हाँ बोलो। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग मैम, मैं सानू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैम मुझे मैम आपका स्वाध्याय दिखा मैम बहुत ब्लर दिख रहा है। ओके, स्वाध्याय ब्लर दिख रहा है। हाँ मैम। जस्ट अ मिनट। हाँ अभी दिख रहा है, मैं पढ़ के बताऊँ आपको? नीचे दी गई संज्ञा पुल्लिंग रूप लिखे। पहला है बुढ़िया, दूसरा है सौंपेन, दूसरा है सास, गाय, स्त्री, शिक्षिका, गायिका, भैंस। ओके, और नीचे दी गई संज्ञाओं को स्त्रीलिंग रूप लिखिए। राजा, भाई, बेटा, कबूतर, पति, सॉरी सिंह, घोड़ा, शिष्य और पिता। ठीक है, आपको आपकी बुक में भी मिल जाएंगे बच्चों ये सब सारे शब्द। लेकिन ये लिखने का है ना पूरा? हाँ लिखो, हाँ प्रैक्टिस करो इसका। ओके हाँ ठीक है। तो मैम मतलब मैम मैंने स्टार्टिंग से मैम इसका प्रैक्टिस शुरू किया मैम। अच्छी हाँ बात है, स्वाध्याय दे दी। ठीक है, और दूसरा कौन है? पवन। Yes, पवन। Unmute yourself. One by one, ask a question. yes मैम, पवन गुड मॉर्निंग। बोलो बेटा। मैम वो स्त्रीलिंग का एक बार स्लाइड दिखाइए, एक बार और। स्त्रीलिंग का ओके, कौन सा? पुल्लिंग। अच्छा ये वाली स्त्रीलिंग की पहचान, ये वाला। यस मैम, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की पहचान, जिस शब्द के अंत में आहट, ता, इका, आई, आवट, सीमा। हाँ थोड़ा नीचे ये करो ना, मतलब मेरे को एक बार देखना है। ऐसे थोड़ा और पर। जस्ट मिनट। ओके हेलो। यस नीचे थोड़ा सा, वो जो इसके बाद वाला पेज है ना, वो वाला चाहिए था मुझे। आपने जो टेक्स्ट बुक का फोटो खींचा है वो वाला। ये इसके नीचे वाला। ये मैंने, हाँ ये वाला, ये जो स्वाध्याय है ये वाला चाहिए मुझे। तो मेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए ना, थोड़ा ऊपर करो। इतना ही है। ओके ठीक है। हेलो। ओके हेलो टीचर। हाँ बोलो। टीचर वो जो सेकंड वाला है ना, नीट शब्दों वाला, उसमें मुझे समझ में नहीं आया, फिर से समझा ना। कौन सा बेटा? वो स्वाध्याय के ऊपर वाला।
स्वाध्याय जो दिया है उसमें लास्ट तक बुक में लिखना है टीचर। हाँ लिखो और अपने टीचर को दिखाओ। ओके, ग्रामर में नहीं लिखना है, ग्रामर में हिंदी ग्रामर। हाँ हिंदी ग्रामर में लिखो, या फिर आपकी जो नोटबुक है हिंदी के लेसन वगैरह आप लिखते हो उसमें लिखा तो भी चलेगा। ग्रामर से अलग बुक बनाई है तो उसमें लिखो। ओके, मैं बताती हूँ आपको। पहला वर्ड है चूहिया, उसके बाद है शौपेन, फिर युवती, फिर खास और गाय, फिर स्त्री, शिक्षिका, बुढ़िया, गायिका और भैंस। उनका आपको किताब, राजा, भाई, बेटा, कबूतर, पति, सिंह, घोड़ा, शिष्य और पिता। Ma'am, actually your screen is not audible. मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही मैम। हाँ, जो आपको दिख नहीं रहा था ना वो मैंने आपको पढ़ के बताया। ठीक है, ओके ठीक है। हर्षला मैम। Yes ma'am. हाँ, Nidhi. ना? ओके ओके Okay, okay ma'am. Wind up the lecture. Very nice PPT. Very nice explanation. Thank you so much ma'am. थैंक यू। Thank you so much. Next lecture we will start at 10 minutes.